जय हिंद बच्चों। आज हम अध्याय 2 विलयन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भाग 1 के इस अंश में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के विलयनों का बनना और विलयन की सांद्रता को विभिन्न मात्रकों में व्यक्त करना। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि विलयन क्या होता है। अब आपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पहले से ही जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि इन अवस्थाओं को आपस में मिला दिया जाए, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या कोई भी दो या दो से अधिक अवयवों को आपस में मिला दिया जाए और उनका समांगी मिश्रण बनता है अगर, और वो अवयव आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण को विलयन कहते हैं। या हम परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों का समांगी मिश्रण होता है जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पर समांगी मिश्रण बहुत जरूरी है। मिश्रण विषमांगी भी होता है, लेकिन वो कोलाइड या सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन जो वास्तविक विलयन होता है वो समांगी होता है। और समांगी का अर्थ होता है कि उसका प्रत्येक अंग कहीं से भी, जैसे मान लो कि आप शक्कर का विलयन है, तो यदि आप एक ग्लास शक्कर का विलयन बना रहे हैं, एक समान बनता है, ऊपर से ले, ग्लास के ऊपर वाले भाग से ले या नीचे से, उसमें मिठास एक सी होगी। तो यदि विलयन में दो अवयव से मिलकर बना है विलयन, तो उस विलयन को द्विअंगी विलयन कहेंगे। दो या दो से अधिक अवयव है, जैसे मान लो हमने शक्कर, पानी और उसमें नमक भी डाल दिया, तो ये त्रिअंगी विलयन बन जाता है। और इस तरह से कई सारी चीजें यदि घुलनशील मिला दी पानी में, तो बहुअंगी विलयन भी बन सकता है। तो इस तरह से इस अध्याय में हम द्विअंगी विलयनों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो विलयन जो है उसमें दो भाग होंगे, एक तो विलायक होगा और दूसरा विलेय होगा। शक्कर के विलयन में जल जो है वो विलायक कहला रहा है और शक्कर उसमें विलेय कहला रही है। तो आपके मस्तिष्क में ये बात होगी कि विलयन यानी कोई तरल पदार्थ ही होता होगा। ऐसा नहीं है। पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो विलयन भी ठोस विलयन भी हो सकते हैं, द्रव विलयन भी हो सकते हैं और गैस विलयन भी हो सकते हैं। विलयन में विलायक जो होता है वो कौन सा होगा और विलेय कौन सा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और कम मात्रा वाले अवयव को विलेय कहते हैं। तो विलयन जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के हुए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। इसमें गैस विलयन यानी इसमें जो विलायक है वो गैस है। अब गैस विलायक में तीनों चीजें विलय हो सकती हैं। गैस में गैस भी विलय हो सकती है, गैस में द्रव भी, और गैस में ठोस भी विलय हो सकता है। तो गैस में गैस का जो विलयन होता है उसका उदाहरण है हमारे आसपास की हवा। कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है। गैस में द्रव का जो विलयन होता है उसका उदाहरण है वायुमंडल की आर्द्रता जो होती है, उसमें गैसों के अंदर पानी की बूंदें मिश्रण के रूप में होती हैं। या एक और उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से गैस में ठोस का विलयन, यानी गैस ज्यादा मात्रा में और ठोस कम मात्रा में। तो ये है, जब यदि कपूर वगैरह रखा हुआ रहता है तो अपने आप धीरे धीरे उड़ता है, तो हवा में कपूर का विलयन बन जाता है उस जगह पे। या हम यूँ कहें, हवा में जो आयोडीन की वाष्प अगर फैलती है तो इस प्रकार के विलयन को गैस में ठोस का विलयन कहेंगे। अब दूसरे प्रकार का विलयन होता है द्रव विलयन। द्रव विलयन में विलायक जो होता है वो द्रव होता है। अब द्रव में गैस भी हो सकती है, द्रव में द्रव भी हो सकता है, द्रव में ठोस भी हो सकता है। तो द्रव विलयन, द्रव में गैस का जो विलयन होता है वो उदाहरण हम सभी ने देखा है
कि जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जब भी नदी तालाब वगैरह में जो जलीय जीव जंतु हैं वो जीवित रहते हैं इसी ऑक्सीजन के कारण। इसी तरह से सोडा वाटर की बोतल में भी कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है। जब यदि उसकी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से रिलीज होती है। तो इस तरह से दूसरा है ये द्रव में द्रव का विलयन। ये कई सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, जैसे जल में घुला हुआ अल्कोहल या दूध पानी का मिक्सचर, इस तरह से। अगला है द्रव में ठोस का विलयन। ये भी बहुत सारे उदाहरण हमें मालूम है, जल में शक्कर, नमक, सोडा, ग्लूकोज वगैरह। अब आते हम ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलायक क्या होगा? ठोस होगा। तो ठोस में गैस, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनके ऊपर गैसें एड्जॉर्ब हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं। जैसे कि पैलेडियम जो धातु होती है, पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाती है, तो ठोस पर अधिशोषित गैसें जो होंगी वो ठोस में गैस का विलयन कहलाएगा। ठोस में द्रव का विलयन, तो सोडियम धातु उदाहरण के लिए ठोस है और पारा द्रव धातु है। इन दोनों का आपस में, पारे को किसी भी धातु के साथ में जो मिश्रण बनता है वो अमलगम कहलाता है। तो यहाँ पे सोडियम और पारे का अमलगम, ये भी एक प्रकार का ठोस में द्रव का विलयन कहलाएगा। तीसरा है ठोस में ठोस का विलयन। तो आपने सुना होगा कि जब भी सोने के आभूषण बनाता है तो उसमें तांबा जरूर मिलाता है। तो ये सोने में तांबे का विलयन बनता है। इसी तरह से मिश्र धातुएं जो भी होती हैं वो भी ठोस में ठोस के विलयन का उदाहरण होती हैं। तो इस तरह से 9 प्रकार के विलयन हमने अभी देखे। गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, ठोस में ठोस। अब हम देखेंगे आगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो पहले तो सांद्रता क्या होती है ये देखें कि विलयन कितना है, कितनी मात्रा में है और उसमें विलेय कितना घुला हुआ है। तो विलयन की दी गई मात्रा में विलेय की उपस्थित मात्रा को सांद्रता कहते हैं। इस स्थान पर यहाँ ताप भी प्रभावित करता है सांद्रता को, क्योंकि ताप बढ़ाने से एक विलयन की दी गई मात्रा में विलेय की मात्रा बढ़ भी जाती है। इसलिए इस परिभाषा में यहाँ पर हम आगे ये जोड़ सकते हैं कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलयन की दी गई मात्रा में विलेय की उपस्थित मात्रा को सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि ये जो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो फॉर्मूला दिया, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, यानी कि विलेय बटे विलयन। जब भी सांद्रता के कैलकुलेशन हम करेंगे तो विलेय की मात्रा को ऊपर और विलयन जो है उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ हम देखें कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के हम विलयन और विलेय दोनों को यदि द्रव्यमान में मेजर करें तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत या W अपॉन W, मास फ्रैक्शन कहते हैं जिसको, या मास परसेंट। तो इसमें क्या होता है, यदि मान लो कि दो विलयन में दो अवयव हैं, अवयव A का मास WA हो और अवयव B का मास WB है, तो हम उसका मास फ्रैक्शन निकालेंगे या द्रव्यमान अंश निकालेंगे तो वो होगा WA अपॉन WA प्लस WB, यानी कि विलेय की मात्रा बटे विलयन के कुल भागों की मात्रा, दोनों को जोड़ लिया जाए। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान।
यदि विलयन में अवयव जो हैं उनका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो WA अपॉन WA प्लस WB में 100 का गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, हमें प्रतिशत मात्रा मिल जाएगी। इसी तरह से आयतन प्रतिशत या आयतन अंश निकालना होगा तो केवल इतना भाग हम यूज करेंगे, और आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो इंटू 100 भी साथ में होगा। तो आयतन में विलेय का आयतन मान लो VA है, और दोनों का, विलेय और विलायक दोनों का आयतन मिलके, या कहें कि विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, VA प्लस VB। एक पार्ट का आयतन VA और दूसरे पार्ट का आयतन VB है मान लो विलायक का, तो विलयन का दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है जो आंकिक प्रश्न हल करने के लिए हमें उपयोग में आएगा। और इसको यूँ लिख सकते हैं कि अवयव का आयतन, यानी कि कोई भी अवयव हो, B का निकालना होगा अगर परसेंट, तो यहाँ VB भी कर सकते हैं अपन। तो इस तरह से परिस्थिति के अनुसार इस फार्मूले को सेट करते हैं। तीसरा है ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें विलेय की मात्रा को द्रव्यमान के रूप में और विलायक को आयतन के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ ऊपर m आएगा द्रव्यमान, ये विलेय का, और विलयन जो है उस टोटल विलयन का आयतन। तो इस वाली जो यूनिट होती है, ये जो इकाई है, जब द्रव विलयन होता है यानी द्रव में ठोस का विलयन हो, उस समय ये वाली इकाई यूज होती है। और जनरली ये इकाई जो होती है, ये फार्मेसी में जब दवाइयों में किसी भी पदार्थ की बहुत सूक्ष्म मात्रा मिलानी होती है तो वहाँ पर भी इस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन को यदि लीटर में मेजर किया तो ये जो मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। और अगला है इसका मेजरमेंट के लिए पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जिसको संक्षेप में कहते हैं PPM। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है तो PPM में सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए यहाँ पर 10 की घात 6 का गुणा किया जाता है द्रव्यमान में। तो पार्ट पर मिलियन, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ये दो प्रकार के हो सकते हैं पार्ट पर मिलियन। इसमें ऊपर और नीचे दोनों द्रव्यमान के हिसाब से पार्ट पर मिलियन भी हो सकता है, या आयतन का PPM भी हो सकता है। ऊपर A का आयतन बटे विलयन का आयतन टोटल इंटू 10⁶। तो इस तरह से इसको माइक्रोग्राम पर लीटर में व्यक्त किया जाता है। ये जो पानी में या फिर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो प्रदूषक होते हैं, यानी कि प्रदूषक तत्व जो होते हैं, उनकी मात्रा को PPM में, पार्ट पर मिलियन में ही व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम हमने जो अभी अंश देखा उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं। बहुत संक्षेप में इन्हें बताऊंगी मैं कि जैसे मान लो ये एक प्रश्न है, 125 घन सेंटीमीटर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, बहुत सरल होते हैं ये, को पानी मिलाकर एक ऐसा विलयन बनाया जिसका आयतन 175 घन सेंटीमीटर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए विलयन में आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आयतन अंश और आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जो है आयतन अंश और आयतन यानी V/V वाला यूनिट है, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा VA/VA प्लस VB। अब ये देखिए आप कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल का पूछा है तो VA हम मानेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल को, तो VA बराबर कितना हो जाएगा,
125 घन सेंटीमीटर आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। Vb, अब यहाँ पर देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल को पानी मिलाकर एक ऐसा विलयन बनाया जिसका आयतन 175, यानी पानी 175 नहीं मिलाया, पानी मिलाने के बाद आयतन 175 हो गया। मतलब ये हुआ इसका कि Va प्लस Vb इक्वल टू 175 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसका आयतन अंश निकालना होगा हमको, आयतन अंश या जिसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन, तो वो निकलेगा हमारे पास 125 अपॉन 175। और यदि हमें इसका आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो ये हो जाएगा 125 बटे 175 गुणित 100। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.714, और जब इसका परसेंट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 71.4%। तो इसी तरह से एक और प्रॉब्लम यहाँ पर हमने नीचे लिखी हुई है कि यदि ये m/m वाली प्रॉब्लम लाई है, एक एक एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पर। यदि 3.65 ग्राम एस्पिरिन 25.08 ग्राम जल में घुली हो। अब यहाँ पे एक एस्पिरिन की मात्रा दी हुई है m और यहाँ जल की भी मात्रा दी हुई है m। तो विलयन में एस्पिरिन का द्रव्यमान अंश तथा द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी सेम है, m वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये क्या होता है, ये होगा मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ये होगा। तो अब इसमें हम WA कितना है हमारा यहाँ पर, WA बराबर 3.65 ग्राम, और यानी एस्पिरिन का है ना। और WB जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जल की मात्रा दी हुई है, यहाँ पे पूरा टोटल नहीं दिया हुआ है कि जल और एस्पिरिन मिलके, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो WB बराबर 25.08 ग्राम। तो अब हम इसको हल करेंगे इस तरह से कि 3.65 अपॉन 3.65 प्लस 25.08, तो इसका इक्वल होगा 3.65 अपॉन 28.73, और इसको और आगे हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.127। तो ये जो निकला है ये है द्रव्यमान अंश निकला, या जिसको बोला हमने मास फ्रैक्शन। और जब परसेंट निकालना हो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा, तो हम 0.127 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12.7%। अब ठीक इसी तरह एक हमारी पाठ्य पुस्तक का जो उदाहरण है वो भी यहाँ पर हमने लिया है कि ये पाठ्य पुस्तक में भी आपके NCERT की, यदि 22 ग्राम बेंजीन में, उस पाठ्य पुस्तक में यहाँ गलत छपा हुआ है, उसको सुधारा गया है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो। ये 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए।